खत्म कर दिया, उनके घर में घुसकर मारा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। सवाल उठाए हैं सेना पर, सवाल उठाए हैं सरकार पर, सवाल उठाए हैं भारत की विदेश नीति पर। ऐसे सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली वक्ता को। इन्हें आप रोज टीवी पर देखते हैं, अलग अलग चैनल्स पर जानते हैं, पहचानते हैं। प्लीज वेलकम राज्यसभा के मेंबर सुधांशु त्रिवेदी। और आपकी अदालत में आज के हमारे जज भी बहुत खास हैं। भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चों पर भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। प्लीज वेलकम एयर कमोडोर रिटायर एएस बहल। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं, सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। 6 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर कहर बनकर टूटी। 22 मिनट में प्रिसाइज और कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आतंक के 9 अड्डों को तबाह कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने एक एक को मार गिराया। Several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. All these waves were neutralized by our trained crew. भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का एक भी फाइटर जेट उड़ नहीं पाया। फिर एक ही झटके में पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को आउट ऑफ ऑपरेशन कर दिया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। पूरा भारत पराक्रमी सेना के साथ खड़ा है। सारे राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ दिया। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। भारत की सेना ने अपना हर टारगेट हासिल किया, पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम किया। फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर रोया, फायरिंग रोकने की गुहार लगाई, सीज फायर का ऐलान हुआ। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea. इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या युद्ध विराम किसी के दबाव में हुआ? क्या पाकिस्तान को अभी थोड़ा और मारना चाहिए था? अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो भारत क्या करेगा? भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी पर आरोप है कि इनकी सरकार ने दबाव में आकर सीज फायर किया। सुधांशु जी, सारे देश के मन में यह सवाल है, भारतीय सेना ने इतना पराक्रम दिखाया,
पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अभी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की एयर बेसेस को तबाह कर दिया, आतंकवादी अड्डों को तबाह किया। और ऐसे में जब सेना हाई पर थी, भारत का अपर हैंड था, तो फिर सीज फायर हुआ। अब सवाल क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ, ट्रंप के प्रेशर में हुआ? देखिए, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी यह युद्ध विराम नहीं, यह अल्प विराम है। जैसे आप लोग टीवी में कहते हैं ना, ये कमर्शियल ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो अभी ब्रेक के बाद क्या होना है, क्या ब्रेकिंग और रेकिंग होनी है, यह अभी बाकी है पिक्चर। दूसरी बात, सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की थी। 26/11 के हमले के बाद उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि भारत की एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने को तैयार थी, पर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने आगाज ही नहीं किया वो आज आवाज लगा रहे हैं कि अंजाम से पहले बीच में रुक क्यों गए। अब उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पूरी दुनिया में एक अलग टाइप का ऑपरेशन है, और इसने भारत के बारे में एक पूरी धारणा को बदल दिया है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव थे, कि हर ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हमने क्या अटेन किया, आप देखिए 2016 में जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो आर्मी ने जाकर लैंड रूट से अटैक किया था। किसको? आतंकियों के कैंप को। 2019 में अब जब बालाकोट हुआ, तो अब वो आर्मी के लेवल पे तैयार थे, चौकस थे, तो एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया। किसको? लॉन्च पैड को, यानी एक स्टेप आगे गए, कैंप से ऊपर लॉन्च पैड पे गए। इस बार गए तब तो आर्मी एयरफोर्स सब कुछ था। इस बार हुई नो कॉन्टैक्ट वॉर, सीधे मिसाइल से जाकर उनके 9-10 ठिकानों को एक साथ तबाह किया, और पहली बार जाकर जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100-150 से ऊपर लोग मारे गए। तो अब आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भारत आगे बढ़ा है। हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। सेकेंड थिंग, यह दुनिया का इकलौता मौका है जब एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर किसी ने स्ट्राइक की हो, यानी न्यूक्लियर ब्लफ खत्म। तीसरा, जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब था ना, जो पर्दा था, वो भी हटा दिया गया। अब साफ कह दिया गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बीकानेर में, लहू नहीं बह रहा है रगों में, सिंदूर बह रहा है। और 7 मई की रात क्या थी? 7 मई तो मंगलवार था। तो जो भारत की सेना ने करके दिखाया, लेकिन इसे एक पंक्ति में कहूंगा कि लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर। अब लेकिन सुधांशु जी, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर दिया, अमेरिका के पापा ने वॉर रुकवा दी। हमारी सेना ने दिखाया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य। बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, महाराणा और शिवा की संतति कहाते हम, शीश कट जाए भले झुकने ना पाएंगे। बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। अब सुनिए, और उसके बाद कुछ तो मंडराया था। हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर है कि कोई जहाज मंडराया था अमेरिका का, जो न्यूक्लियर लीक को चेक करने के लिए गया था। तो अब भाई भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई जानकारी नहीं है, मगर अमेरिका को हो सकता बेहतर जानकारी हो, क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां रह चुकी हैं। हो सकता उन्हें यह भी पता हो कि कहां कहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और 9-10 की रात को जो तबाही हुई हो, उसके बाद उन्होंने कॉल किया हो। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान ने कहा हो अमेरिका से दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा हो बच्चा माफी मांग लो, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन कॉल करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उनका स्टेटेड बयान है, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए। रात 2:30 बजे शाहबाज शरीफ को बताया जाता है 9-10 की रात को
कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं, और यह पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की थी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यह तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर यह बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे बी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं, और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके, और इसमें समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि यह मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, ये रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं वो पहला वाला। आप डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी 15 तारीख को कह दिया, मीडिएशन वर्ड से विड्रॉ कर लिया। उनका सीधे बयान, आई हैव नॉट डन इट, आई ओनली हेल्प्ड। और अगर ट्रंप नहीं, देखिए ट्रंप साहब के बारे में जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ट्रेड डील से डरा दिया, मोदी जी को धमका दिया। कांग्रेस के नेता तो वो हैं, सिर्फ 1.5 साल पहले की बात तो है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जाके विदेश में क्या बोले थे? व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दैट दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यानी सीधे सीधे आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड यहां पर आके हस्तक्षेप करें। वो लोग आज सवाल उठाते हैं, मगर ट्रंप साहब ने 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हेन ही वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मोदी जी के बारे में क्या बोला था कि मोदी जी एक अंदर से बहुत अच्छे इंसान है पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत टफ है। ट्रंप ने यह भी बोला था कि साहब, मैंने यह कहा कि कोई एक जो उनको बहुत परेशान करने वाला देश है, और उन्होंने यह भी कहा, यू कैन गेस विच कंट्री इट इज, मैं चाहूं तो उसको समझा सकता हूं। तो मोदी जी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बार समझा चुके हैं और आगे भी समझाने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे। अब आप आइए, अब जो बयान जिसका जिक्र आपने किया है, ये मैंने चेक किया है। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि यह बयान रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। नहीं, मैं भी सबको दिखा देता हूं सुधांशु जी, इसमें क्या है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या। We have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Okay, Yeah. you can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. yeah. But I said, whoa, what happened there? What happened? तो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा और मोदी जी ने कहा कि मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम चुप रहो। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा, ट्रंप का एक और बयान देखिए, 8 मई को, 7 मई को हम लोगों ने किया है, 8 मई को ट्रंप का बयान है कि अब जो टिट फॉर टैट है वो कर दिया है, अब रुक जाना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ? नंबर 1, इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट पहलगाम इज बीइंग डन बाय पाकिस्तान, टिट। और टैट का मतलब ठोक दिया है इंडिया ने, अब आपको जो करना था कर लिया, आप शांत हो जाना चाहिए। तो ये वाला बयान भी मान लो। नहीं, ये वाला भी नहीं मानना है और वो वाला भी नहीं मानना है। अच्छा, फिर ट्रंप ने क्या कहा? 1000 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का संघर्ष है। तो भाई, पाकिस्तान तो 75 साल पहले बना, ये तो पाकिस्तान में बताया जाता है कि 1000 साल पहले था। इवन कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत
1339 में शाह मीर के जमाने में हुई। उससे पहले तो इस्लाम का नामो निशान नहीं था कश्मीर में। हां, जो पाकिस्तान ये थ्योरी पढ़ाने की प्रयास करता है कि 1000 साल पहले से था, तो वैसे एक मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए बता दूं, हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले एक चीज हुई थी। 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्र भारत में जब उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तो बहुत से लोग इसके विरुद्ध थे, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री भी। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान उससे अपने को जोड़ता है, और महमूद गजनी ने वो किया था, वो अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। तो आप ये समझिए कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ट्रंप ये भी समझ रहे हैं कि ये जो मामला है ये कितना गहरा है। और ये कुछ कुछ वो बात है जो असीम मुनीर ने भी बोली कि 2 नेशन थ्योरी थी। अब देखिए, ये भी बड़ी मजेदार बात है। अब जब पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बोल रहा है, यानी मुजरिम इकबालिया बयान कर रहा है, फिर भी आरोप दूसरे को देने के लिए यहां लोग खड़े हुए हैं। अरे भाई, जब आरोपी ने मान लिया कि हमने किया था, उसके बाद तो बात खत्म हो गई। सुधांशु जी, आरोप तो यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम तुम पर हमला करने वाले हैं, आतंकवादी अड्डों को फोड़ने वाले हैं, और इसकी वजह से, ये राहुल गांधी का बयान है, इसकी वजह से हमारे कई सारे प्लेन बर्बाद हो गए, उड़ गए। अच्छा, बैरक ओबामा साहब, उन्होंने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा हुआ, शायद पेज नंबर 41 पे जाके चेक करिएगा, राहुल गांधी जी के बारे में। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो बहुत नर्वस रहता है, एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हैं जो अपने टीचर को इंप्रेस करने की बड़ी कोशिश करता है। कोशिश तो बहुत करता है दिखाने के लिए कि उसे बहुत कुछ पता है, पर हकीकत में उसे पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो बयान आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं उसी भावना से प्रेरित नजर आता है जहां पर कि उनके बारे में जानकारी का अभाव है, और उस जानकारी के अभाव में अक्सर राहुल गांधी जी इस प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने जयशंकर के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने कहा, वो भी मैं जयचंद हैं, गद्दार हैं। स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, इस विषय को विदेश मंत्रालय की समिति में विदेश सचिव के द्वारा बताया जा चुका है, और उस दिन 19 मई को बैठक हुई थी, मैं भी उसमें सदस्य हूं। उस दिन सबसे ज्यादा उपस्थिति थी, 24 एमपीज अवेलेबल थे, और उसमें जो कांग्रेस के थे उनको जाके बताना चाहिए। हुआ ये कि 1:30 बजे रात को जब ऑपरेशन समाप्त हुआ, 1:05 पे शुरू हुआ, 1:27 पे खत्म हुआ, 2 मिनट बाद पाकिस्तान को बताया गया कि हमने ये किया है, आपके आतंकवादी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया है, हमने आपके किसी नागरिक ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, आपके किसी एनर्जी या इस ढंग के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया है। हमने जो करना था वो कर दिया, आपने जो किया था उसके जवाब में। अब बात आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप आगे बढ़ाएं, वरना हमारी तरफ से मामला खत्म हो गया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो उसके बाद आए। कारण जानते क्या था? जयशंकर जी ने क्यों कहा, आज का भारत वो है मोदी जी के नेतृत्व में जो घुसता भी है, मारता भी है, और मारने के बाद बताता भी है कि मैंने मार के दिखाया है। वो चोरी छुपे जाके मार के नहीं आता। जो हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं ना एमपीस के, तो घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है, फिर दुनिया को जताता भी है कि हमने ये कर दिया। लेकिन राहुल जी काफी एग्रेसिव हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मोदी जी का खून सिर्फ कैमरे के सामने खौलता है। देखिए, मोदी जी ने, मैंने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप जो काम करके दिखाया है। ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इससे पहले आतंकवाद की घटनाओं पे इस ढंग का स्टेटमेंट सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति देता था। याद करिए, 9/11 के बाद कहा था जॉर्ज बुश ने कि दुनिया के जिस छोर में होगे वहां तक ढूंढ के मारेंगे। मोदी जी ने कहा धरती के छोर के अंत तक जाके ढूंढ के मारेंगे, वो हमारी इज्जत बनेगी। और अब सुनिए, मोदी जी ने कहा दिमाग ठंडा रखते हैं और खून गर्म। दिमाग ठंडा रखने से जानते क्या असर पड़ता? अब देखिए क्या है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये बोला है ऑन रिकॉर्ड कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया और कहा, वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। यह ठंडे दिमाग से, गर्म खून से किया गया काम था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस स्ट्रेटजी के साथ इस पूरे विषय को हैंडल किया है, ये चाइना की मिसाइल बनाने वाली जो कंपनी है PL-15, कोई जाके चेक करे, इसका नाम है एविक्स, एविएशन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना करके है।
चेंगडू में उसका शेयर गिरा 9%। अब सुनिए, जो उनकी वो जो प्लेन है J-17 वो बनाने वाली कंपनी का शेयर गिरा 12%। पाकिस्तान के शेयर गिरे 7 से 8%। इतना ही नहीं हुआ है, उसके बाद चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो उन्होंने अपने शेयर्स को उठाने की बहुत कोशिश की, तब भी उनके डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं वो 6% नीचे आए। तो आप ये समझिए कि किस ढंग से गंभीरता से काम करना चाहिए और किस मुकाम तक देश को ले जाके कार्य करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय में काम किया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने इंडिया में वेपन्स बनाए थे उन सबको टेस्ट करके वैसे मैं एक और उदाहरण बता दूं, इसमें कितनी गंभीरता से काम किया ये भी देखिए। अभी आपने देखा होगा कि एक वहां उसका नाम था शायद हाफिज सैफुल्लाह, जिसने 2006 में टेररिस्ट कैंप पे, उस सीआरपीएफ कैंप पे टेररिस्ट अटैक किया था, और जिसने कई प्रकार के अटैक्स में उसका नाम आया था, आरएसएस हेडक्वार्टर पे भी किया था। अज्ञात लोगों ने उसको मार दिया है। अब देखिए ये क्या होता है कि जब वहां की सरकार का बुलंद इकबाल बुलंद की बजाय जमींदोज हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है। तो जो हमारे यहाँ काम किया जाता है, लोग भी आपकी पार्टी के भेजे, हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता कौन है। इसके लिए मैं बताऊं क्या होता है। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले होंगे तो बुंदेलखंड में एक आल्हा गाया जाता है, आल्हा उदल का नाम सुना होगा। तो आल्हा में एक लाइन है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जयकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो आप देखिए, एक ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्करे तैयबा फिनिश, अब पता नहीं खौफ खा के वो कहां से मर गया, हमें क्या पता। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो, कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। नहीं, आपको ध्यान हो जो जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जिसका नाम मरकज सुभान अल्लाह था, तो ऐसा मोदी जी ने ब्रह्मोस भेजा कि एक दौर था वहां से बैठ के आतंकी हमले होते थे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर। बताइए कोई ऐसा इलाका था जहां आतंकवादी हमले ना होते हो? आतंकवादी हमले होते थे और मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे। आज मोदी जी ने ऐसा मारा है कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई है। जनता में से एक सवाल ले सकते हैं इसमें। पहलगाम हमले के बाद जब भारत सरकार ने पीओके में आतंकी अड्डे तबाह किए तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम भारत सरकार का फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में राहुल गांधी पलट गए? देखिए, ये मुझे लगता है इसका उत्तर तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का कोई प्रवक्ता दे सकता है, मगर अलटना पलटना जो है वो कांग्रेस पार्टी की फितरत में रहा है। और वैसे जिस दौर में उनकी दौरे हुकूमत थी तो फुल सपोर्ट नहीं करना था, केवल सेना जो करने को तैयार थी उस पर शांत रहना था। बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है 2010 में मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर कि 2008 के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसको लगता था इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण में बीजेपी को फायदा न हो जाए। और राहुल गांधी जी तो वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 जुलाई 2011 को उन्होंने कहा आतंकवाद को तो पूर्ण रूप से रोकना संभव ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म एट ऑल द टाइम्स। मगर आप देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरे भारत में जो आतंकवाद होता था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक उसको सीमित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी से विरोध मत करो, अगर सपोर्ट करना है तो पूरी तरह सपोर्ट करो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। यहां एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुधांशु त्रिवेदी पर इल्जामात और सवालात का एक और जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान। एक मलबा आपको मिसाइल का पड़ा हुआ दिखेगा। ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया गोला इसी रिहायशी इलाके में लगा है। जो सीज फायर की घोषणा हुई है, अब बम नहीं चल रहे हैं।
मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए गए हैं। सीधा मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। ये फायरिंग की आवाजें आपको आ रही हैं? ये सर्च अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है। वॉर अगेंस्ट टेरर लगातार इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, गुरु स्वामी बेखौफ, असरदार, दमदार। दोपहर 12 बजे उन इल्जामात की जो भारत सरकार पर लगे, जो बीजेपी पर लगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पाकिस्तान का इल्जाम है कि भारत ने धोखे से हमला किया। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कह रहे कि रात के अंधेरे में क्यों मारा? रात के अंधेरे में तो चोर आके मारते हैं। इसीलिए जयशंकर जी ने बताया कि हम चोरी छुपे नहीं, सीना जोरी के साथ मार के आते हैं। और किसको मारा? किसी को नहीं मारा, सिर्फ आतंकवादियों को मारा। जो रक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोला था श्रीनगर में, उन्होंने रामचरितमानस की सुंदरकांड की वह चौपाई कोट की थी कि जब अशोक वाटिका को उजाड़ा गया और हनुमान जी आए रावण के सामने, उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तही पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने सिर्फ उनको मारा है जिन्होंने तुमको मारा है। जिन्होंने हमको मारा उनको मैंने मारा, जिन्होंने नहीं मारा उनको मैंने कुछ नहीं किया। अब एक और बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना थोड़ा रुके क्यों, अब देखिए रामायण से ही आप शिक्षा लीजिए। जब लंका दहन करके आए हनुमान जी और अशोक वाटिका उजाड़ के, तो हनुमान जी में ही शक्ति थी कि वही सब पूरा काम निपटा सकते थे। और ये सत्य भी है। जब सीता जी के सामने वो आते हैं और वो कहते हैं कि बस हम 1 महीने में आपको ले जाएंगे, तो वो कहती हैं कि भाई तो राक्षस तो बहुत बलवान है, वो बानर तो सब तुम्हारी तरह हैं। वो कहती है ना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधात अतिभट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। फिर वो देह क्या दिखाई थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। पहले दिखा दिया और फिर जानते क्या आखिरी वाक्य क्या बोला था, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी ले जा सकता हूं लंका को नष्ट करके, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। इससे हमारे प्रभु का, हमारी सेना का यश नहीं बढ़ेगा। तो हम सब कुछ अभी कर सकते थे, पर हमें यश भी पाना है, विजय भी पाना है। और जो मोदी जी ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं, देखिए आप सबने सुना होगा कि सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, शायद कल की बात है या परसों की बात है, वहां के होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया। वहां का मिलिट्री का कॉन्वॉय रोक लिया गया। वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दुश्मन तो तुम हो। वहां ऐसे नारे लग रहे हैं, कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। क्यों? आपको कारण पता है? कि जो पानी रोका है ना, पानी रोकने से क्या हुआ है, अब उसमें एक बहुत टेक्निकल बात, लोग कहते हैं साहब डैम नहीं बना है। बिल्कुल डैम नहीं बना है, मगर इंडस सिटी में एक और काम यह किया है कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा देना बंद कर दिया है। यानी अब कितना पानी है पहले बताते थे, बताइए अजीब बात है, हम क्यों बताएं हमारे यहाँ कितना पानी है। तो अब कभी 55 मीट्रिक टन हो जाता है, कभी 9 पे आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है, पानी थोड़ा वहां कम हुआ है। तो जो एक नहर बन रही है पाकिस्तान के पंजाब में, जिससे कि सिंध में और कम पानी जा रहा था, उससे सिंध में रिएक्शन हो गया है कि हमारा बिल्कुल ही पानी काट लेना चाहते हैं, वैसे ही पानी कम हो गया है। तो अब इसे कहते हैं दिमाग से प्रयोग करना। और इसीलिए मैं एक पंक्ति में कहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। तो मोदी जी ने किया, पानी कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और पाकिस्तान की सेना के लिए इसके आगे की लाइन है, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। सुधांशु जी, पाकिस्तान की सेना तो ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये देखिए, और ये हाफिज सईद ने कहा है उसके हाथ। यानी देखिए कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है अहमद शरीफ, पर वो कितने शरीफ हैं कि उनके पिताजी वालिद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं।
क्योंकि सन 2000 में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का प्रयास किया। अब आप सोचिए, ये जो पाकिस्तानी वर्दी है, इसकी वल्दियत में कितनी दहशतगर्दी है। अब आप समझिए। और एक और मैं गंभीर बात बताना चाहता हूं। एक किताब है न्यूक्लियर जिहादिस्ट, जो अमेरिका के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी है, तो उनका नाम था डगलस फ्रांट्स, FRANTZ, और कैथरीन कॉलिंस। इन दोनों ने किताब लिखी। किताब 2007 में लिखी गई। एक चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 40 के ऊपर पूरा चैप्टर ये है द पाकिस्तान पाइपलाइन, कि किस ढंग से पाकिस्तान से हो रहा है। तो वहां की सेना के बारे में जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जिससे कोई गलती ना हो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने काफी प्रोपेगेंडा किया है। बहुत सारे वीडियोस स्काई न्यूज पर भी, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर वीडियोस दिखाए कि कैसे उन्होंने भारत के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके मिसाइल्स सिरसा तक आ गई। इस बारे में दो बातें हैं। देखिए, वो कैसा बढ़िया प्रोपेगेंडा सिस्टम। उन्होंने कहा था भारत की एक वुमेन एयरफोर्स पायलट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। PTV ने कहा कि सोर्स इज स्काई न्यूज, स्काई न्यूज ने कहा सोर्स इज PTV। और लास्ट में जब पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में भारत के कई नेताओं, कई यूट्यूबर्स, कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं, पाकिस्तान की संसद में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की ब्रीफिंग में उनका रेफरेंस दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो भारत के विरुद्ध डोजियर दिया था उसने, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया। वो राहुल गांधी को कोट करके कह रहे हैं कि देखो, हमने हिंदुस्तान के 5 एयरफोर्स के प्लेन मार गिराए। आप लोगों ने शायद सुना होगा एक वर्ड 30 मार खां। तो 30 मार खां की कहानी सुनी है क्या है? 30 मार खां माना जाता है कि एक जनाब थे, वो कहते साहब ये 30 मार खां है, 30 मार। तो उन्होंने कहा 30 लोगों को एक साथ मार दिया था एक ही बार में। कहा हाँ, मगर वो 30 कौन थे? उन्होंने कहा साहब 30 मक्खियां मार दी थी, इसलिए 30 मार खां कहलाते हैं। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान का क्लेम है, अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार हमारे पक्ष में तो नहीं लिखता है। आज तक उसके ज्यादातर जो राइट्स अप हैं वो हमारे अगेंस्ट में है। 14 मई का न्यूयॉर्क टाइम्स जाके देख लीजिए, उससे साफ साफ कहा है कि जो भारत ने कहा है डैमेज करने के लिए, वो सैटेलाइट पिक्चर्स में डैमेज दिख रहा है। और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, उसने कहा था आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। वहां प्रधानमंत्री ने जाके देखा, उसने कहा F-400 भी उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा का सारा इंटैक्ट दिख रहा है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताया है, मगर अब क्या बताएं, पाकिस्तान को इस मुगालते में जीते रहने की आदत है। भारत के ज्यादातर लोगों ने वो गीत जरूर सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जागृति। इसकी नकल पे 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हूबहू इन्हीं वर्डिंग्स का एक गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अब जाके चेक करिएगा, पाकिस्तान में ही उसकी पैरोडी बनी हुई है। वो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। फिर आगे कहता है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। सुनाशी जी, कांग्रेस एक नेता है विजय वट्टेटीदार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के MLA हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो 15-15 हजार रुपए के ड्रोन भेजे, उनको मारने के लिए हमने 15-20 लाख रुपए की मिसाइल्स बर्बाद कर दी, बड़ा खर्चा कर दिया। वैसे ये कांग्रेस के नेताओं को कैसे पता कि कौन सी मिसाइल किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी? यही बड़ी विचित्र सी बात है। इन नेताओं के साथ जानते क्या होता है? देखिए, ये इतना, जैसे अभी मान लीजिए वो कोविड दोबारा आने की बात हो रही ना, तो कहते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को बता। इनका म्यूटेशन तो बड़ा गजब का है। देखिए, जब राफेल आने वाला होता है तो एरोनॉटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर जब कोविड का वैक्सीन आने वाला था, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बन गए। जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला तो मुहूर्त के एक्सपर्ट बन गए। वही जाके अब बैलिस्टिक के एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता होना। वैसे मैं बता दूं, सेना के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर फैक्चुअल जानकारी दी है। उन्होंने कहा छोटे मोटे ड्रोन आ रहे थे, उनको गन से मारा गया है।
जो उनसे थोड़े बने थे उनको आकाश तीर से मारा गया है। हर चीज को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाई जाती है। वो हमारी सेना ने सारी बातों का ध्यान रखा है और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ भारत की सेना ने किया है। अब मगर एक मामले में मैं दुख के साथ कहता हूं, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में वहां के सेना के ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई नेता यहां पर अनेक सवाल उठा रहे हैं। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं, कि पूरी दुनिया को यह लगे कि भारत एक साथ है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे बयानों को यूज करता है, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यूज करता था। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया और यह बात FBI और अमेरिकन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में भी आई। पहले IBB कह रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक आपने यू टर्न ले लिया और हिंदू टेरर की थ्योरी दे दी। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भारत हमसे कह रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए 26/11 मसूद अजहर ने करवाया और इनके नेता बयान देने लगे 26/11 इज एन RSS कॉन्स्पिरेसी। अजीज बर्नी ने उस पर किताब लिख दी, उसका उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान कहने लगा देखो ये। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तान को कवर फायर सत्ता में भी देते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर विपक्ष में रहते हुए भी देते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीखना है तो हमसे सीखिए। 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को इस कदर समर्थन दिया था, सिर्फ जनसंघ ने नहीं था, हमारा नाम जनसंघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा समर्थन दिया था कि 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया था। 1965 के युद्ध में जनसंघ ने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 1971 की जंग में जिस ढंग से अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था, वो पूरी आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं। 1995 में जेनेवा में जिस समय पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। जब 2013 में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला तो मोदी जी ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा था, कौन होता है 125 करोड़ देशवासियों के बारे में बोलने वाला। मगर कभी कभी जानते क्या होता है, आपके ही कार्यक्रम का मैं बता रहा हूं, आपकी अदालत में अटल जी का जो एपिसोड था वो आप देखिएगा, तो उसमें रजत जी ने उनसे पूछा था कि 71 की लड़ाई में दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, तो अटल जी ने कहा मैंने समर्थन किया था पर मैंने दुर्गा नहीं कहा था, और कहा अखबार में छप गया था। फिर उन्होंने कहा इंदिरा जी की सबसे ऑथेंटिक जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी, कहा वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर उन्होंने सारे उस जमाने के आर्काइव्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और अखबार छान मारे, उसमें कहीं नहीं मिला। तो अटल जी ने बड़े मजेदार ढंग से कहा था, मैंने समर्थन किया था, मैंने नहीं कहा था, पर क्या बताएं दुर्गा पीछे ही नहीं छोड़ रही। जनता में से हम सवाल ले सकते हैं एक दो। हाँ। अगर अब पाकिस्तान ने फिर कुछ हरकत करी या कोई आतंकवादी भेजे तो भारत अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा डॉक्ट्राइन ये हो गया कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अब क्या करेगा या आप अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों बार हमने एक स्टेप आगे बढ़े। अब हमने पाकिस्तान को उस मुकाम पे जाके पहुंचाया है कि आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इसमें पाकिस्तान का अंदरूनी दृश्य देखिए। वो ये सिंध के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। और आप सबसे मजेदार बात देखिए, जानते क्या है, आर्मी चीफ क्या बोले वो तो एक बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीके तालिबान है, आज तक वो कहते हैं इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ अफगानिस्तान, आज उन्होंने कहा इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। मतलब वो तहरीके तालिबान जो कहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू है पर ये प्योर इस्लाम नहीं और कट्टर होना चाहिए, यानी जिसमें महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, उस ढंग की बात वो कह रहे हैं कि साहब उसको हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात वो साफ हो गई, ये 2 नेशन थ्योरी जो 15 अप्रैल को बड़े जलवाए जलाल से आसिम मुनीर साहब दिखा रहे थे, उसके चिन्ने उड़ गए। भाई कौन लड़ रहा है वहां? अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन लड़ रहा है? वो मुस्लिम नहीं है क्या? सिंध में जो लड़ रहे हैं मुस्लिम नहीं है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम नहीं है क्या? फाटा में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरिया, वहां पे जो लड़ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? पीओके में जो उनके खिलाफ चल रहा है, और बांग्लादेश क्या था, मुस्लिम नहीं था क्या? इसलिए एक और बात समझिए, आज पाकिस्तान की स्थिति जानते क्या हो गई है? इन्हीं लोगों को उसने समझाया था आओ साथ में मिलकर रहेंगे, 2 नेशन थ्योरी है, सारे मुस्लिम साथ में रहेंगे। तो मुझे इस समय पाकिस्तान की आवाम से बड़ी वो लगती है, एक सहानुभूति लगती है
कि वो तो पाकिस्तान की फौज में ऐसा कैद कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, कैद में है बुलबुल सैयाद मुस्कुराए, रहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। मगर जो उनकी आवाम थी, यानी बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और अदर प्रोविंसेस के लोग, उन लोगों के दिल में आज पाकिस्तान की हालत जानते क्या हो गई? पुराना गीत आपको रजत जी याद होगा, रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। मगर अब जो आगे है, हम उनको उस मुकाम पे धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि वो अब आगे ये कहेंगे कि स्वरूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। सुधांशु जी, फ्यूचर के लिए मोदी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब हम सूरज उगाते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। 15 अगस्त 2016 को शायद प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का विषय उठाया था। उस दिन रात में एक अंग्रेजी चैनल पर टीवी डिबेट में था, तो बलूचिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में वॉशिंगटन डीसी से एक अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद। अब उसमें जो आपने बोला उससे ये कनेक्ट होगा जाके, तो उसने कहा, बलूच नेता ने, कि इस पूरे एरिया में देयर आर countries which are having an ethnicity and identity, like Uzbekistan is having an Uzbek identity, Kazakhstan is having a Kazakh identity, and Afghanistan is having an Afghan identity. But if there is only one fake country in this region which is having no identity, that is Pakistan. तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि what you are talking about, are you not Pakistani? तो बलूच नेता क्या कहता है, I am Baluch, I am not Pakistani. अब सुनिए उसके आगे जो जनरल शफकत सईद बोलता है, वो कहता है, If you are not Pakistani, are you Hindustani? Then what is your identity? अब सुनिए बड़ी मजेदार बात, अहमद मुफ्ती खान ये कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी। हमारी फिर हिंदी में बोला, हमारी आइडेंटिटी है कि हम हिंगलाज माता की संतान है। अब सुनिए, इसके बाद पाकिस्तान वाला बोलता है, अब वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे नहीं आ गया, अबे तबे पे आ गया। उससे बोलता है, अबे हिंगलाज माता क्यों, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता? अब सुनिए, उसके बाद अहमद मुफ्ती खान कहता है कि हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। अब उसके बाद तो वो टेम्पर लूज कर गया, कहने लगा मोदी का आदमी है, ये है, वो है, प्रणाम बोलने लगा। इसलिए जो आपने भारत माता की जय कहा, ये एक बहुत गहरा भाव है। और ये जानते हैं भाव कहां से आता है? प्रधानमंत्री जी करणी माता मंदिर कुछ दिन पहले गए बीकानेर के दौरे में। वैसे करणी माता मंदिर आपको बताओ ना, वो प्रसिद्ध मंदिर, इसमें चूहे बहुत पाए जाते हैं। भारत कैसे जुड़ता है समझिए, भारत माता का भाव कहां से आता है? जब आप करणी माता में जाकर श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो वैष्णो देवी से भी आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, पूर्व में कामाख्या देवी से भी जुड़ जाती है, मध्य में विंध्यवासिनी जी से भी जुड़ जाती है, पश्चिम में मुंबा देवी से भी जुड़ जाती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से भी जुड़ जाती है। पूरा राष्ट्र आपके सामने एकाकार हो जाता है। और तो और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ जाती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाती है। इलाका कोई कहीं भी रहे, पूरा भारत एकाकार होकर आपके सामने आ जाता है। इसलिए जिनको भारत माता का मतलब नहीं पता है, ये भारत एक जीवंत राष्ट्र है जिसे ना काटा जा सकता ना बांटा जा सकता। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड। लैंड कहीं भी चली गई हो, वो हमारे कॉन्शियस का हिस्सा है। और कोई कहे नहीं ये तो थॉट है, ये तो ऐसा है, तो मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। ननकाना साहब और करतारपुर साहब आज पाकिस्तान में हैं फिजिकली, पर वो भारत के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है पाकिस्तान की। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर एरिया वहां है, वो उसका हिस्सा है या हमारा हिस्सा? और तो और हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध भले ही वहां हो, पर वो भारत की चेतना का हिस्सा है। इसलिए भारत और भारत माता को समझ पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। तब लोग तो ये जानना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान कब अलग होगा? देखिए, समय आने पर सारी चीजें होती हैं। इतना जरूर वहां के बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और आगे वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। वैसे मैं एक टेक्निकल बात भी बताना चाहता हूं। आज भारत इस स्थिति में क्यों है?
मोदी जी ने 10 साल में भारत को जिस पोजीशन पे ले जाके खड़ा किया है, आप उस पॉइंट को समझिए। 10 साल पहले डिफेंस प्रोडक्शन में हम बहुत कम थे, आज 1,27,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन। एक छोटी सी बात, ऐसा नहीं हमारे साइंटिस्टों में और इंजीनियर्स में दम नहीं था। हम मिसाइल उस जमाने में भी बनाए थे, कांग्रेस के रिजीम में हमने सैटेलाइट्स भी बनाए थे, पर आप सोचिए मिसाइल बनाने वाला देश जो था वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था। ऐसा हो सकता है क्या? क्षमता थी हमारे पास। सैटेलाइट बनाने वाला देश फाइटर प्लेन नहीं बना रहा था। मोदी जी ने डिफेंस प्रोडक्शन को जिस सीमा तक ले जाके शुरुआत की, तो आज आप देखें हमारे यहां एसॉल्ट राइफल भी बन रही है, सारी चीजें बन रही हैं। तो आज हम 80% अधिक मामलों में आत्मनिर्भर हैं। और इस वजह से, और आप देखिए जिसको लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हमें रशिया से S-400 भी मिला, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के मेंबर होने के बाद S-400 मिला, और S-400 मिलने पे अमेरिका की तरफ से धमकी थी, सैंक्शन की धमकी, तो उन्होंने नहीं सैंक्शन लगाया, हमको प्रीडेटर ड्रोन भी देने का तय कर लिया। हमारा पैक्ट हो गया उनके साथ, जो नाटो कंट्रीज के बाहर किसी में नहीं था। और आप देखें 2020 में गलवान के बाद रक्षा मंत्री जी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो शुरुआत भी कर दी थी, उसी समय से सरकार ने निर्णय ले लिया। आज भारत जिस मामले में आत्मनिर्भर है, और एक और बात समझिए, जब वॉर होता है बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एनर्जी सिक्योरिटी। हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन से किस चीज पे डिपेंडेंस है? ऑयल पे। आज आप बताइए ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हो गया, तो ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो गई ना। जो पेट्रोल में इथेनॉल, वो हमने 20% के आसपास कर लिया, तो 20% डिपेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आए, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई। तो जो ऑयल है हमारा, क्योंकि फाइटर प्लेन इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकता है, बख्तरबंद गाड़ी इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकती, कार चल सकती है। सोचिए कितनी दूरदृष्टि थी मोदी जी की, अगर इस चीजों को पहले से सारी बना के नहीं रखा होता और देशों के साथ ऐसा नहीं बना के रखा होता। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग S-400 का विरोध कर रहे थे, हमसे कहते थे रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आप लोग खुल के यूक्रेन के साथ नहीं। आज बताइए हमारे 2/3 जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनका कनेक्शन रूस के साथ है। आज हमारे लिए जरूरत, सारी बातें मान लेता हूं कि हमारा पराक्रम, हमारी वीरता, हमारी शक्ति, हमारी सेना की ताकत, सब कुछ है हमारे पास, तो भी कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसके पास 2 झंडे थे अगस्त 2019 से पहले, जिसके लिए अटल जी के मुंह से पंक्ति निकली थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी के तट पर 1930 में स्वराज्य का वो हुआ था। तो अगर देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आधा काम तो पूरा हो गया। अब आगे का जो रेजोल्यूशन है, भविष्य में उचित मौके पर, और मेरा यह मानना है वहीं अंदर ये हालात होंगे। भाई हम तो मानते हैं पीओके की जनता तो हमारी है, क्योंकि हमने तो सीट रिजर्व कर रखी है जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो चिंता मत करिए, आने वाला वक्त खुद ब खुद ऐसा आएगा। ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी देकर ये देश बना था, ये डायरेक्ट एक्शन ही इसको निपटाएगा। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुधांशु त्रिवेदी पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। वो कश्मीर लोगों की आवाज उठा, पॉज होने के बाद आपके मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी धन्यवाद, चीन को भी धन्यवाद, कतर को भी धन्यवाद, यूएई को भी। उन्होंने दुनिया भर के देशों के नाम लिए, किसी को पापा का, किसी को भाई का, किसी को डैडी का, सबको। लेकिन राहुल गांधी की शिकायत है कि भारत को सपोर्ट करने कोई मुल्क नहीं आया। बड़ी मजेदार बात है, अगर वो इतने सारे लोगों को, किसी को भाई जान, किसी को बाप और किसी को चचा जान, किसी को ताऊ बना रहा है, तो आप समझ लीजिए कहां कहां सर पटका होगा पाकिस्तान ने जाकर। ये तो इकबालिया बयान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। जयशंकर जी ने बहुत साफ कहा है, जिस किसी ने बात किया उन्होंने कहा बात बायलैटरल होगी, जो बात करनी है पाकिस्तान हमसे करे। हमने तो बहुत साफ कर दिया था। और जहां तक ये बात है फॉरेन पॉलिसी की बात, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी के आने के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जिस मुकाम पे पहुंची है, जो मैंने अभी बोला था, रिपीट कर देना चाहता हूं, डिफेंस के ही कॉन्टेक्स्ट में, हमें S-400 रशिया से मिली जबकि हम क्वाड के सदस्य थे।
S-400 देने के बावजूद अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन देने को तैयार हुआ, जबकि हम नाटो के मेंबर नहीं हैं। उसके बाद भी हमने राफेल भी लिया, जबकि हमने अमेरिका से फाइटर नहीं लिया, और हमको फ्रांस ने भी सपोर्ट किया। हमने इजराइल से भी सिस्टम लिया है। हमने दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छा कोलैबोरेशन किया है। और एक और बात आप समझिए, मेरे ख्याल से करीब 21 देशों ने तो मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में मुस्लिम देशों के दो बड़े पोल्स हैं, सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल, ईरान जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का, दोनों ने कंडेम किया टेररिज्म को और पाकिस्तान के फेवर में कोई बयान नहीं दिया। अब अगर इसके बाद भी किसी को ना समझ में आए, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आपको पता है कि सन 71 की लड़ाई में आधा दर्जन भारत के खिलाफ प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आए थे। बात की बात में सोवियत रूस को वीटो करना पड़ता था। 7 दिसंबर 1971 को 100 से अधिक देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। आज का यूएन में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव की चूं भी आई है? एक चीज हुई है, IMF का लोन पाकिस्तान को मिल गया। हाँ, ये पहलगाम के हमले के बाद भी, पहलगाम में जो उन्होंने कातिलाना हरकत की, उसके बावजूद IMF का लोन पाकिस्तान को मिला। हाँ, जो आपने बात कही है, ये भी बात बहुत समझने लायक है। IMF का जो लोन इस बार मिला है पाकिस्तान को, उसमें 11 एडिशनल शर्तें डाली गई हैं। और वो शर्तें जो कह रहा है ना कि हवा रोक देंगे, सांस रोक देंगे, वो लगभग सांसें रोकने वाली हैं। उन शर्तों में ये भी है कि आपको ये लॉ पास करके अपनी पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान सामने समस्या क्या आएगी? 1 हफ्ते का लगभग उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, IMF से लोन ले रहा है। अगर लड़ाई में जिस ढंग की तबाही हुई है, अब वो अपने हथियार खरीदे कि अनाज खरीदे? अगर वो हथियार खरीदेगा तो जनता उसके खिलाफ खड़ी होती नजर आएगी, अनाज खरीदेगा तो सीमा पार से मोदी का हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी कैच 22 सिचुएशन में वो पड़ा है। और जहां तक जो लोग IMF केस की बात करते हैं, तो फिर पूरी बात करिए ना। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि इस साल भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ का इंजन बन के उभरेगा और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में इंक्लूड करने वाला देश भारत होगा। एक दौर था, वो पुरानी फिल्म थी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले प्राण क्या बोलता है मनोज कुमार से? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। आज IMF की चीफ कह रहे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%। और एक तरफ वो कटोरा ले खड़ा है। अच्छा, फिर भी लोगों को लगता है कि ये बराबरी का मामला है। मतलब एक तरफ है, ट्रंप को लगता है बराबरी का मामला, हमें तो नहीं लगता। जिन लोगों को लगता है उनको देखिए, वो तो उनको खुद पता है। आपको पता है कि क्या कोई ट्रेड हो सकता है क्या अमेरिका का पाकिस्तान के साथ? बहुत मामूली। हमारा 131 बिलियन। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विदेश नीति कारगर नहीं हुई, इसलिए अब ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने पड़े, विरोधी दलों के नेताओं की मदद लेनी पड़ी भारत का केस दुनिया को बताने के लिए। देखिए, हमारी स्थिति सदा से है, हम विपक्ष में थे तो मैंने बताया अटल जी नेतृत्व करने गए थे, हम सत्ता पक्ष में हैं तो सबको साथ में। विदेश नीति की बात जहां तक ये बताना चाहता हूं, 26/11 हमले के बाद 16 जुलाई 2009 को एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। एनीबडी कैन गो एंड चेक द प्रेस रिलीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं साहब? शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद से। टेररिस्ट एक्टिविटीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंपोजिट डायलॉग, दे शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। मतलब आपने कह दिया शांति वार्ता, आतंक होता रहेगा, शांति वार्ता होती रहेगी। इधर मोदी जी ने कहा टेरर और टॉक साथ में नहीं होगी। उन्होंने कहा खून भी बहेगा, पानी बहेगा, मोदी जी ने कहा खून और पानी नहीं बहेगा। और एक और बात बताएं आपको, उस डायलॉग में बलूचिस्तान का नाम ले लिया गिलानी ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर था। MEA के उसमें लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज आल्सो सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट ऑन बलूचिस्तान। यानी भारत सरकार ने मान लिया कि अगर हम कह रहे हैं कि वो कश्मीर में इन्वॉल्व है तो हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। गजब की साहब फॉरेन की डिप्लोमेसी थी, ऐसी तो किसी को देखने को नहीं मिली होगी। और लास्ट में एक पॉइंट कहूं, जो इनकी डिप्लोमेसी फॉरेन की क्या थी कि हमारी फौज जीतती थी और ये सारी चीजें हार के चले आते थे। जो विदेश नीति कांग्रेस सरकार की रही तो आधा कश्मीर गया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, आधा बंगाल चला गया
बांग्लादेश में। तो एक ही लाइन में कहूं, इनकी विदेश नीति ये थी कि पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। एक लाइन में समझ लीजिए सारी बात क्यों थी और ये क्यों थी। कारण जानते क्या थी? एक पंक्ति में कहूंगा, हो चुकी यहां पर गूंज बहुत अब शांति शांति के नारों की, तो आवश्यकता है आन पड़ी तलवारों की झनकारों की। देखिए, दो बातें। एक तो संजय राउत जैसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशंस गए हैं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट खोल दिया है मोदी जी ने, टेरर के नाम पर टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोली है। संजय राउत जी की पार्टी की तो सांसद गई हुई हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं उन्हीं की पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी, तो काहे नहीं रोका आपने? मतलब अपना सांसद ही भेजेंगे, फिर यहां से बात भी करेंगे। और कांग्रेस का तो और मजेदार बात है, वो कहता मुझे आपत्ति है इसके ऊपर। अरे भाई, शशि थरूर जी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और वो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे, मनीष तिवारी कितने आर्टिकल्स लिखते हैं उसके ऊपर। मगर कांग्रेस में जानते क्या है? अविश्वास का आलम यह है कि उनको सरकार पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, ठीक, अब तो अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं। उन्हें लगता है ये बाहर जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता भाई कांग्रेस को लगता है ये बाहर इन लोगों के बड़े लिंक फैले हुए ना, सोरोस और जाने क्या क्या आ रहे हैं, तो इनको लगता हो हमारी पार्टी का कोई ऐसा आदमी ना चला जाए जिसको कुछ वो भी लिंक मिल जाए, तो ऐसा ना हो कल के दिन वो हमारे खिलाफ हो जाए। इसलिए शायद उनके मन में ये भय रहता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को वहम से बाहर आना चाहिए, ईमानदारी से साथ में खड़ा होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ धनवंतर वैद्य माने जाते हैं, तो मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। तो मैं कांग्रेस से कहूंगा वहम करना छोड़ दीजिए। जो एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब तो पाकिस्तान ने भी तय किया, वो भी अपनी डेलीगेशन भेजेगा, दुनिया को जाके बताएगा कि हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। मैंने तो आपको बताया कि वो नकल पहले भी करता रहा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, वो भी कौन पुराना गाना था, उसकी उसने नकल की थी। सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रख। इस पे भी उसने कॉपी की है और कहा है बस इतना अंतर किया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब सुनिए, उस गाने की आखिरी लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, तो वो कहता है बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, और लास्ट में कहता है कश्मीर में फहराना है झंडा उछाल के। मैं तो उससे कहना चाहूंगा भाई, वो कश्मीर की छोड़, मशरकी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान तुमसे संभला नहीं, फाटा संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, सिंध संभल, भाई जो है उसको पहले संभाल ले, बाकी की बात बाद में करना। एक सवाल और ले सकते हैं इस समय। पाकिस्तान में मुनीर जो है वहाँ के सेना प्रमुख, इतनी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भी इतने वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर इतने आपने अच्छे शेर बोले, तो एक शेर मेरे मन में भी आ रहा है कि दूध फटने से जो बनता है उसे पनीर कहते हैं, और हारने के बाद जो जश्न मनाए उसे मुनीर कहते हैं। तो सर आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जंग हारने के बाद वो फील्ड मार्शल बनते हैं। देखिए, पाकिस्तान की सेना जंग कोई नहीं जीती, चुनाव कोई नहीं हारी है, मगर यहां वालों को मुनीर की बात पे यकीन होने लगता है। जानते क्यों? जो लोग 99 पाने को जीत और 240 को हार 240 को हार मानने लगे, जो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने को जीत और तीसरी बार सरकार बनने को हार मानने लगे, तो मुझे लगता है वहां भी वहां की सेना हारती है, प्रमोशन होके फील्ड मार्शल। यहां चुनाव हारते हैं, उसके बाद प्रमोशन हो जाता है। 2014 में हारे, अध्यक्ष बन गए, 2019 में हारे, फिर बाद में नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो वहां फील्ड मार्शल बनते हैं हार के, यहां फील्ड मार्शल बनते हैं हार के। ये एक ऐसा जवाब है जिस पर एक और ब्रेक ले सकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और तो सवाल का एक और। हमने कहा जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर। इनके दौर में बुझे दिल वाली सरकार और बंधे हाथ वाली सेना होती थी, आज जिंदा दिल ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म। पूरी तस्वीर में है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में बीजेपी पर इल्जाम है कि इनके नेताओं ने सेना का अपमान किया। सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं विजय शाह। उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो निहायत निंदनीय है, निहायत शर्मनाक बात है। ये कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए ये बहुत ही निंदनीय बयान है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली, खेद भी व्यक्त किया है। फिर भी जो अदालत की कार्रवाई है जो होगी उसके ऊपर कार्रवाई जो भी नियम सम्मत होगी वह कार्रवाई होगी। मगर नहीं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को निकाल देना चाहिए था कान पकड़ के? देखिए बहुत साफ बात है, उन्होंने माफी भी मांग ली है, खेद भी व्यक्त कर दिया है। मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या करने वाले यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने उसको सम्मानित किया, जिन्होंने भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोला, जिनके नेता सिद्धू ने जाकर जनरल बाजवा को गले लगाया और माफी भी नहीं मांगी, अपना बयान विड्रॉ भी नहीं किया। विड्रॉ किया था क्या? नहीं किया। जिन्होंने हाफिज को साहब बोला, जिन्होंने ओसामा को जी बोला, और तो और भारत की संसद के ऊपर हुए हमले में जो लोग शहीद हो गए उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सजा होने के बाद भी 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, उसके लिए उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। इसलिए सेना के शौर्य के बारे में और सेना के सम्मान के बारे में जिस प्रकार की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की रही है, मुझे लगता है इस पर सवाल उठाना। देखिए आपकी सारी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन जो विजय शाह के मामले में आप कह रहे हैं ना, 2 wrongs don't make a right, 50 गलती की होंगी कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती? देखिए इस निंदनीय बयान के ऊपर निश्चित रूप से पार्टी ने गंभीर रूप से इसको लिया है। यद्यपि माफी मांगी गई है, फिर भी जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो शिरोधार्य होगी। मगर सवाल पूछने वाले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो तो आपने खुलेआम आतंकी को बेटी बोला था, इशरत जहां को बेटी बोला था कि नहीं? और ये तो आपकी सरकार के समय का था। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कि कांग्रेस सरकार के समय में आईबी ने इशरत जहां को आतंकी कहा, सीबीआई ने भी आतंकी कहा, फिर सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और आईबी ने स्टैंड नहीं चेंज किया। यानी कांग्रेस सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही थी कि इशरत जहां आतंकी है और नेता कह रहे थे इशरत जहां बेटी है। तो मुझे लगता है इस ढंग के भावनात्मक विषयों के ऊपर तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करने से बाज आना चाहिए। सेना, सैनिकों और कर्नल कुरैशी के और उनका पूरे परिवार की जो परंपरा है भारत के सेना के साथ, उसका भारतीय जनता पार्टी और हर भारतीय दिल से सम्मान करता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को विजय शाह के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, मेरी नहीं है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं, वो आपका विचार है नहीं सहमत होना, पर मेरा मानना है आप भी दोनों इल्जाम बताइए और उसके उपरांत निर्णय लीजिए। देखिए एक और नेता है, मध्य प्रदेश के ही हैं वो भी, उन्होंने कहा कि सेना को नतमस्तक हो जाना चाहिए मोदी जी के सामने। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था और ये कतई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने अपने लिए कहा कि हम सेना के आगे भी नतमस्तक हैं और मोदी जी के आगे भी नतमस्तक हैं। इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है कि जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी, ये जो सेना ने जो पराक्रम किया, सेना ने जो शौर्य दिखाया, उसका क्रेडिट लेने के लिए। ये वही कांग्रेस है जिसने हमास के पक्ष में निकलने वाली यात्राओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवेदना का प्रतीक बताया। हिजबुल्लाह के पक्ष में श्रीनगर से लेकर लखनऊ होते हुए हैदराबाद तक निकलने वाली यात्राओं को ये कहा कि साहब ये तो संवेदना का प्रतीक है, और भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य के समर्थन में निकलने वाली तिरंगा यात्रा को राजनीति का प्रतीक बताया है। आप पूछिए, गाजा के बारे में ट्वीट देखिए इनका, क्या लिखते हैं? ऑल आइज ऑन रफा, और गाजा में कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और फलाना ढिमाका और जाने क्या क्या चीजें लिखते हैं। मगर सेना के शौर्य की बात कर दो तो उनके लिए समस्या। और वैसे मैं कहना चाहता हूं, मैं एक नहीं अनेक डिबेट में आप जाके पूछ लीजिए, सेना के शौर्य की बात आती है तो मैंने पूछा कईयों से कि भाई 71 की वॉर में आपके जज साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर तो मैं जानकार नहीं हो सकता, पैराट्रूपर्स को किसने लीड किया था ढाका में? मतलब कितना बड़ा ऑपरेशन था कि सीधे हमने ढाका पे पैराट्रूपर्स लूट कर दिए, जनरल जैकब ने। कोई नाम ही नहीं बता पाया। ईस्टर्न हमारे
ईस्ट कमांड के जो चीफ थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने साइन कराया, उनका श्रेय नहीं था, जनरल जैकब का श्रेय नहीं था, सैम मानेकशॉ का श्रेय नहीं था। तब तो सारे उन लोगों का एक ही नाम याद आता है, इंदिरा गांधी। मतलब तब सब कुछ इंदिरा गांधी ने किया था। अब सेना, हमने कहा हमने कभी श्रेय नहीं लिया। अब तीनों बातों में देखिए, 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। 2019 में किसने किया? एयरफोर्स ने। 2025 में किसने किया? सेना की 2 बेटियों ने, 2 ऑफिसर्स ने। तो हमने राजनीति नहीं की है, सेना ने किया और हमने उसको बताया। सेना ने बताया, हमने कहा बहुत अच्छा किया। राजनीति उन्होंने की कि हमेशा श्रेय खुद लेने का प्रयास किया। अब तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में सेना का मनोबल भी बढ़ा है, आत्मबल भी बढ़ा है और जो सैन्य बल है वो भी बढ़ा है। हम किसी चीज को श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते। कारण क्या है कि सेना के पक्ष में जिस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एटॉमिक एक्सप्लोजन अटल जी की सरकार में हुआ था 98 में, 74 में भी हुआ था। क्या अंतर था? 74 में भारत ने कहा, इससे पहले भारत बताता, रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया। 98 में अमेरिका को पता नहीं लगा जब तक भारत ने अनाउंस नहीं किया। 74 में उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने शांतिपूर्ण कार्य के लिए किया है। 98 में हमने कहा ना, शांतिपूर्ण कार्य के लिए क्या, वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया, सेना का मनोबल बढ़ाया। मोदी जी आए तो हमने न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइल और जहाज, यानी जल थल नभ, तीनों में हमने उनको न्यूक्लियर से इंपावर्ड किया। अब उसकी बात देखिए, सेना के सम्मान की एक ही बात कहता हूं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। इन्होंने यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित किया, जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या का आरोप था। मोदी जी ने किसको बुलाया? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई तो उनके पूरे परिवार और पत्नी को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। सेना का सम्मान ये होता है, ना कि वो ये क्या कहते थे, जीरो टॉलरेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी सेना के ऊपर कार्रवाई होती रहे। हमने कहा जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर। इनके दौर में बुझे दिल वाली सरकार और बंधे हाथ वाली सेना होती थी, आज जिंदा दिल सरकार और खुले हाथ वाली सेना है। एक सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से? पाकिस्तान की सारी आवाम इसे कहती है जिहाद, और उनके बुरी तरह हारने के बाद भी उनके आर्मी चीफ मुनीर कहते हैं ये तो अल्लाह ताला से फतेह नवाज हुई है। तो इसमें इस्लाम कहां से आ गया? यही बड़ी मजेदार बात है। वो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था तो 25 साल एक नहीं रह पाया। किसने मारा जाके बांग्लादेश में, यानी उस समय के इस पाकिस्तान में? जनरल टिक्का खां। वो मुस्लिम नहीं थे क्या? एंड द सेम हु वाज नेम्ड एज बूचर ऑफ बांग्लादेश, 73 में उसने बलूचिस्तान में जाके वही किया। ही वाज कॉल्ड बूचर ऑफ बलूचिस्तान। आज खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान किसके खिलाफ लड़ रहा है? अच्छा छोड़िए, अगर उनकी इस्लाम की बात है तो ये पेशावर की मस्जिद में धमाका क्यों होता भाई? ये रावलपिंडी में धमाका क्यों होता है? वहां तो 100% मुस्लिम है। इसीलिए ये जो फैकेट था कि हमने इस्लाम के नाम पर किया हुआ है, वह भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा। मगर मैं, ये जो आपने सवाल किया है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज उनको ये लगता है, ये प्रमाण है कि वो भारत के द्वारा निर्णायक रूप से हरा दिए गए हैं। इसलिए उनको सिर्फ धार्मिक और मजहबी बातों का सहारा। इसलिए आपने देखा होगा, जितने आपने वीडियो फुटेज भी देखे होंगे, तो उनके प्राइम मिनिस्टर अल्लाह के फजलो करम से ये हुआ है। इतनी बार उन्होंने इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बार बोला है, हमारे यहां तो किसी ने नहीं बोला। तो इसलिए अंतर क्या है? और वैसे ऑन द लाइटर नोट कहूं कि वो अल्लाह के फजलो करम से उनका काम नहीं चल रहा है, बने थे कांग्रेस के रहमो करम से और चल रहे हैं चीन के रहमो करम से इस समय। और इस पे मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं, और ये मैं पाकिस्तान के आवाम को एड्रेस करते हुए कह रहा हूं। मुझे विदेश में पाकिस्तान के एक नेता मिले और ऐसी बात होने लगी, तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आजादी के इतने साल हो गए, पार्टीशन के बाद आपको क्या लगता है, आपने खोया या पाया? पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया क्या सोचता है? तो बताएं उसने क्या कहा, सच बताऊं पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया क्या सोचता है? मैंने कहा बताइए। उसने कहा पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया ये कहता हम तो आजाद हुए ही कब। तो मैंने कहा आजाद नहीं हुए तो 47 में क्या हुआ? एंड नाउ मार्क द वर्ल्ड। उसने कहा आजाद 47 से पहले हमारे मुल्क का पावर सेंटर लंदन था, उसके बाद वॉशिंगटन हो गया और अब बीजिंग हो रहा है।
उन्होंने कहा हमें तो कभी आजादी मिली ही नहीं। ख्वाजा आसिफ से लेके जनरल मुशर्रफ बोल चुके हैं कि यू आर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। यानी और आज भी आप देख लीजिए, जो देश भीख मांग रहा है उससे ट्रेड की बात क्या हो रही है? तमाम कंपनियां जाकर उनके जो बचे खुचे मिनरल हैं उसको भी ले लेना चाहती है। चाइना ने सीपैक में पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। मतलब मैं कहूंगा, एक कहावत होती है, मैं किसी का सम्मान नहीं करना चाहता, कहावत होती है नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मगर यहां तो जो बचा हुआ है खून भी निचोड़ने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज तो पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है और इसे उस विचार ने वहां तक पहुंचाया है जो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे बना था। मतलब मैं कहूंगा, जब से बना है पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुसलमानों का नुकसान है नुकसान। सुधांशु जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, मुश्किल वक्त था, लेकिन आपने सारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज एयर कमोडोर रिटायर्ड एएस बहल का फैसला आज के मुकदमे।